हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की, जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो खंड एक दिया गया है और इसमें 40 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा कराई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारा ये चैनल जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के लिए है, तो लगातार आपको इसी प्रकार की यहाँ पर जो है क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगे। और अन्य भी उत्तराखंड में जो विज्ञापित जो भी पद आएंगे उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो इसलिए बिना स्किप किए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो दोस्तों, एक अध्यापक होने पर उसके लिए क्या सबसे मूल्यवान चीज़ होती है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, उस छात्रों का विश्वास या उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, मेन है उसकी नौकरी भी इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए, उसकी गरिमा और मर्यादा भी इम्पोर्टेंट है, उसका शिक्षण के प्रति अपनी आस्था यानी कि एक टीचिंग के प्रति अपना जो है विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों, वो है छात्रों का विश्वास। तो छात्रों का विश्वास जीतना ही एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है। ठीक है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, होने को इसमें 4 के 4 ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं दोस्तों। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है परेशान करते हैं। तो छात्रों का विश्वास जो है एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक वह है जो, ठीक है? तो ऑप्शन है मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो यहाँ पर सदा नहीं है दोस्तों, सादा है यहाँ पे, ठीक है? सादा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों में से सच्ची लगन रखता हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, ऑप्शन है लोकतंत्र मजबूत होता है, ये बात भी बिल्कुल बनती है। अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये सभी, इनके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है कि लोकतंत्र भी मजबूत होता ही है दोस्तों, क्योंकि जो है ज्ञान का प्रसार होता है चारों ओर, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अंधविश्वास में कमी आती है, लोग जो है कर्म को प्रधानता देते हैं, ठीक है? और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है इससे। तो ये तीनों चीज़ें इससे पॉसिबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो दोस्तों, अगर आप स्कूल के बाहर किसी छात्र से अगर मिलते हैं तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक छात्र अगर आप जो है हमें क्लास से बाहर या कभी समाज में मिलता है तो उससे हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए? तो बहुत गंभीर होकर हमको उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक पर चर्चा हो रही है तो उसमें गंभीरता से लेना चाहिए। छात्र और शिक्षक के तौर पे यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं लेना है। अजनबी बनकर भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, और उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि उसे मुँह पलटना भी अच्छा नहीं है, छात्र है। मित्रों की तरह रहना भी उचित नहीं है दोस्तों। गंभीर होकर उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है उससे वार्ता करके उस छात्र को जो है उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? मित्र की तरह भी बिहेव नहीं करना चाहिए छात्र से बाहर। ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है दोस्तों? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र, या एक तपस्या? तो दोस्तों, टीचिंग क्या है? टीचिंग एक कौशल है या कला है, एक क्रिया है मात्र है, या एक तपस्या है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग एक स्किल होता है। ठीक है? क्या है दोस्तों ये? ये एक प्रकार का स्किल है टीचिंग, और ये सभी में बहुत
अलग अलग प्रकार का होता है दोस्तों, सभी में टीचिंग स्किल एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा विद्यालय में बहुत सारे टीचर होते हैं और कुछ शिक्षक जो है छात्रों के बहुत पसंदीदा हो जाते हैं केवल अध्यापन के मार्ग में। अदरवाइज शिक्षक कितना भी अपनी इमेज बना ले दोस्तों, आर्थिक रूप से किसी रूप से, लेकिन एक छात्र के लिए हमेशा मेमोरेबल नहीं रहता टीचर। केवल अपने शिक्षण कौशल के द्वारा ही छात्र जो है एक एक जो है छात्र के लिए एक शिक्षक जो है उनके लाइफ टाइम के लिए एक जो है आइडल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। अगर आप टीचिंग के लाइन में चुन चुन लिए हैं तो आप अपना स्किल डेवलपमेंट करें, टीचिंग का स्किल डेवलप करें अपने अंदर और उस आधार पर अपने विद्यालयों में ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। तो शिक्षा कब सार्थक होती है दोस्तों? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, या रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक टीचिंग जो है कब सक्सेस होती है, जब वो छात्र केंद्रित हो। ठीक है, तो बच्चे को ध्यान में रख के टीचिंग किया जाए या शिक्षा दी जाए तो तभी वो सार्थक होगी दोस्तों, अदरवाइज सार्थक होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी छात्र को विद्यालय के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ पर हम बहुत दूर दूर की बातें कर रहे हैं लेकिन छात्र के लेवल को ना समझा जाए, छात्र को केंद्रित ना माना जाए, तो हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान बिल्कुल भी न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन समाज केंद्रित की ओर भी ध्यान जा सकता है। शिक्षा तभी सार्थक हो जब समाज केंद्रित हो, तो यहाँ पर ये गलत है दोस्तों। हमें समाज को तब ध्यान देना है, पहले जिस छात्र को पढ़ाया जा रहा है उस पर केंद्रित होकर जो है शिक्षा देनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों अगर हम बात करें एक शिक्षण की समस्या जो है उसको हल करने का दायित्व किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या शिक्षाविदों का? तो दोस्तों जो शिक्षण में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व किसका है? तो कॉमन सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा हो तो शिक्षण की समस्याओं का समाधान भी शिक्षक के द्वारा ही होगा। तो ये दायित्व किसका है? शिक्षक का ही रहेगा। प्रधानाचार्य को तो बार-बार क्लास में आने का मौका मिलेगा नहीं। तो जो शिक्षक जिस समस्या को जो है उत्पन्न किया जा रहा है, यानी कि शिक्षक के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, बच्चों के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका समाधान कौन कर सकता है? उसका हल करने का दायित्व किसका है? ये शिक्षकों का ही होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों एक टीचर है, टीचर के जो योग्यता है उनकी उनकी क्वालिटी जो है उसको क्वालिफिकेशन जो है या उनके अंदर जो स्किल है और उनके बिहेव का सच सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है दोस्तों? देखो, प्रधानाचार्य के द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन उतना नहीं। समाज के संभ्रांत लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं दोस्तों। संभ्रांत लोग जो है उनको शिक्षक को ज़रूरी नहीं कि हर मोमेंट में उनको देख रहे हों। विशेषज्ञ भी कभी-कभी उनको जज कर पाएँगे, लेकिन अगर बात करें शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन जो करता है दोस्तों, वो करते हैं उनके शिष्य। ठीक है दोस्तों, कौन करते हैं? उनके शिष्य। क्योंकि अगर एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए शिष्य में अच्छा आचरण आया है और वो अच्छा जो है इंटेलिजेंस रखता है, बच्चा होशियार हो रहा है, तो बात किस पर जाती है? सीधे शिक्षण पर। यानी कि ये माना जाता है कि शिक्षक योग्य होंगे और एक अच्छा आचरण रिप्रेजेंट करते होंगे, इसलिए उनका शिष्य भी इतना होशियार है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? उनके शिष्य के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने विचार में आपके विचार में शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो इस स्थिति में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी? बिल्कुल नहीं। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना? ये हो सकता है। छात्रों को साक्षर बनाना? ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बालकों का सर्वांगीण विकास? ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास करना। केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखना है शिक्षा को, और छात्र के मानसिक योग्यता का विकास करना ये भी होगा दोस्तों, बट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना।
इसका सही आंसर है। और छात्र को साक्षर बनाना कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है कि खाली साक्षर बना दो और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। क्या करना है उसके अंदर, उसको साक्षर भी बनाना है, उसके इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करना है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करने हैं, उसको ऐसा बनाना है कि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक भी बन सके। ठीक है दोस्तों, केवल विद्वता ही नहीं, नागरिकता भी उसके अंदर होनी चाहिए, एक समाज का हितैषी होना चाहिए उस बालक को, और साथ ही जो है उसका सर्वांगीण विकास हो, जिससे उसको समाज अपने जो है एक्सेप्ट कर सके और समाज उसकी बातों को भी एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसको करते वक्त किस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, और ए और बी दोनों। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा है तो एक तो शिक्षा के उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाना है दोस्तों। तो ये इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं दोस्तों। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, तो प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए दोस्तों। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ये बिल्कुल सही हो सकता है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ये भी बिल्कुल सही है। कुशल प्रबंधक, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि एक प्रधानाचार्य में क्या होना चाहिए, भाई प्रधानाचार्य है तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक तो होना ही चाहिए उनको। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, यानी कि पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर, हर कोई शिक्षक एक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और वहाँ पर अगर प्रिंसिपल की ओर से अगर समानता का भाव नहीं रखा जाएगा तो वो भी नुकसानदायक है। कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, विद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है प्रधानाचार्य के द्वारा। तो ये सभी के सभी गुण एक प्रधानाचार्य के अंदर होने चाहिए दोस्तों। आपके अनुसार शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक है और शिक्षक की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए दोस्तों। शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल जो है गलत है। प्रोजेक्ट केंद्रित, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना के जा रहे हो, उसी को सेंटर्ड कर रहे हैं, तो योजना जो है आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का तो रोल है दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। किसके आधारित केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाना है उसके हिसाब से आपको योजना बनानी है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि अगर आप योजना बना के गए क्लास में और आपने लेवल नहीं पहचाना बच्चे का कि किस लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाना है, और बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, क्लास में कितने इंटेलिजेंसी है, अगर आप 10th के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं या 12th के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चे का जो लेवल है क्लास में, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके यो लेवल क्या है, उनके अकॉर्डिंग हमको योजना बनानी होगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके क्लास में चले गए, हमने सोचा 12th के ही बच्चे सब सीख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। ठीक है। तो बालक केंद्रित होना चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ाना है उनसे उनसे रिलेट करता हुआ या उनके लेवल को समझते हुए योजना हमको अपनानी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो एक टीचर के अंदर क्या सबसे बेस्ट जो है स्किल होना चाहिए, या बेस्ट उनके जो गुण होने चाहिए वो क्या हैं। अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उत्तम विचार, और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अध्यापक का क्या होना चाहिए श्रेष्ठतम गुण दोस्तों, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अध्यापन है दोस्तों ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है अध्यापन, यानी कि अपने शिक्षण के प्रति, यानी कि अपने अध्यापन के प्रति पूरी तरीके से अध्यापक को समर्पित होना चाहिए। यही एक अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अब एक अध्यापक है वो किसके प्रति जवाबदेह है दोस्तों, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक अध्यापक किसके प्रति सबसे ज़्यादा जवाबदेह है, वो केवल है समाज और छात्र के प्रति। क्योंकि एक अध्यापक को क्या माना जाता है दोस्तों, उसको समाज का निर्माता माना जाता है,
और छात्रों को तो निर्माण करना ही है, क्योंकि छात्र तो क्लास में कंटिन्यू मिल रहे हैं और वही छात्र दोस्तों समाज का निर्माण करते हैं। तो एक अध्यापक के लिए मुख्य रूप से सबसे प्रति जो सबसे ज़्यादा जवाबदेही होती है समाज और छात्रों के प्रति। प्रधानाचार्य के प्रति भी उतनी जवाबदेही नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रधानाचार्य के बिहेव पर भी डिपेंड करता है। अभिभावकों के प्रति भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सरकार के प्रति भी कोई बहुत बड़ी जवाबदेही नहीं है, लेकिन जिस छात्र को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या चेंज आया और उससे वो समाज में क्या मैसेज सेंड करता है, उस बच्चे के द्वारा क्या मैसेज आता है, ये दोनों के प्रति जवाबदेही अध्यापक की मुख्य रूप से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से भाग जाते हैं या पढ़ाई छोड़ लेते हैं, उसका कारण क्या है? एक तो स्कूल का नीरस वातावरण, ये भी हो सकता है। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। छात्रों का अध्यापक से डरना, तो छात्र जो है अध्यापक से अगर डरते हैं तब भी इस तरह की घटना होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। क्योंकि एक बच्चा जो है बाल श्रमिक बनने की लालसा तो रखता है, लेकिन उसको वहाँ से रोका जा सकता है, ठीक है। और छात्रों का अध्यापक से डरना, तो ये तो भाई स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। हालांकि कारण में बनता है दोस्तों ये, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि स्कूल में अगर एक अच्छा माहौल नहीं है और जो है टीचिंग में काफ़ी कठिनाई आ रही है, बच्चे के लिए शिक्षण जो कार्य हो रहा है टीचर के द्वारा वो काफ़ी डरावना हो रहा है, या बिहेव अच्छा नहीं है, या जो है क्लास में निरस्ता है, तो ये इसके कारण से बच्चे क्या कर देते हैं, स्कूल आना बंद कर देते हैं। तो स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण है स्कूल का नीरस वातावरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? अब एक टीचर है, टीचर की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस अध्यापक की कार्य जो कार्य किए गए हैं अच्छे कार्य, उनको अगर सराहना कर दी जाए, तो एक अध्यापक क्या चाहिए, अध्यापक को क्या चाहिए दोस्तों, अध्यापक को अपने कार्य के प्रति मोटिवेशन चाहिए। और वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, अगर अध्यापक के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और उसकी सराहना की जा रही है, तो वहाँ पर अध्यापक जो है अपने कार्य को और मजबूती से पेश करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है? तो दोस्तों शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है, ये ऑप्शन है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही हैं, महिलाओं के लिए भी शक्ति और सत्ता का स्रोत है और पिछड़ों के लिए भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो शक्तियां हैं, जो महिलाएं हैं और जो पिछड़े लोग हैं, वो सत्ता पर आने का उनको मौका मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ती है। ठीक है, महिलाओं को भी अपने बात रखने का मौका मिलता है। तो महिलाओं के लिए तो ये शक्ति और सत्ता का स्रोत है ही, साथ ही पिछड़ों के लिए, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं या जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो भी अपनी शिक्षा एजुकेशन लेकर वो भी आगे बढ़ सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर जाकर अपना जो है अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं और अपनी सत्ता को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में शिक्षित शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों प्रवक्ता में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आयोग से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बट ये वाले क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन प्रत्येक बार आप देखेंगे 40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से। तो 40 में कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, बिना स्किप नहीं करेंगे। स्किप किए बिना आप इसको जो है बिना स्किप के जो है इसको आप क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अभी, और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लगातार क्लासेस हमारी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं कि अभी जो स्थितियाँ हैं भारत के अंतर्गत, शिक्षित वर्ग की संख्या बढ़ गई है। अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अदर प्रकार के डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक व्यापक प्रसार, और उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है वह है उद्देश्यहीन शिक्षा।
अब हम बात करेंगे कि बेरोज़गारी उन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए, जो टारगेट लेस हैं। यानी कि जो अपनी एजुकेशन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन लेने के बाद जो उनका मेन फ़ोकस है, उसके लिए या तो मेहनत नहीं कर रहे हैं और या फिर वो अपने टारगेट से भटक कर दूसरे प्रकार के कामों को पकड़ ले रहे हैं। तो वो काउंटिंग तो स बेरोज़गारी में हो रही है उनकी, लेकिन वो अपने टारगेट से हट चुके हैं, तो उद्देश्यहीन शिक्षा इसका मुख्य कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा। तो दोस्तों, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? तो दोस्तों, जो एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए हमको, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों? इससे क्या होगा? अगर एजुकेशन ग्रहण करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? व्यक्ति क्या बनेगा? स्वावलंबी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? स्वावलंबी बनेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सब कुछ स्वयं करेगा, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा। अपनी नॉलेज गेन करने के बाद जो है कोई कारोबार करेंगे या कोई समाज सेवी बनेंगे, कोई कुछ भी बनेंगे, लेकिन स्वावलंबी ज़रूर बनेंगे दोस्तों, ठीक है? तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कक्षा में नेतृत्व जो है वो सबसे उत्तम किस प्रकार का माना जाता है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला-जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। तो अगर हम बात करें कि शिक्षा कक्षा में नेतृत्व जो सबसे उत्तम माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कक्षा वो होती है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों बराबर रूप से सक्रिय रहते हैं। यानी कि बच्चों के आगे जो है शिक्षक एज ए गाइडेंस होते हैं, और साथ ही मतलब छात्र जो है शिक्षक का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके साथ उनके किए गए प्रश्नों पे या उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है? कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, अपनी बातों को रखते हैं बच्चे। तो इस प्रकार के नेतृत्व, कक्षा नेतृत्व में सबसे उत्तम माना जाता है लोकतांत्रिक स्थितियाँ। ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, अभिभावक मुलाकात दिवस जब जो है पेरेंट टीचर जब मीटिंग होती है, तो उस दिन सबसे आवश्यकता क्या पड़ती है? जो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कब कौन सी क्लास में पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेज में? तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अभिभावक मुलाकात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो पड़ती है किसमें? प्राइमरी कक्षाओं में। क्योंकि प्राइमरी कक्षाओं में जो है बच्चे को जो मैसेज जो बच्चे को दिया जाता है, वो बच्चा पूरी तरीके से घर में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। शिक्षक के द्वारा जो गाइडेंस की जाती है उसको पूरी तरीके से जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स तक वो बातें पूरी अच्छे तरीके से नहीं कम्युनिकेट हो पाती हैं, और जिससे जो है यहाँ पर अध्यापकों को खुद अभिभावकों से मुलाकात करनी पड़ती है, या अभिभावक को जो है अध्यापकों से चर्चा पर चर्चा करनी पड़ती है अपने बच्चों को लेकर। तो ये सब कुछ होता है, इसलिए प्राइमरी कक्षाओं में अभिभावक मुलाकात दिवस सबसे अधिक प्रभाव आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? अगर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का जो लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो दोस्तों, अगर गाँव में प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही मानव को सब कार्यों के लिए योग्य बनाती है। और अगर किसी बच्चे को शिक्षा मिल जाती है बचपन से ही, तो वो जो है शिक्षित होते रहता है और आगे अपना जो है गांव और परिवेश का नाम रोशन करता है, यानी कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। तो एक प्रिंसिपल होने के नाते प्रिंसिपल की अपने टीचर से क्या अपेक्षाएं रहती हैं दोस्तों? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, और योग्यता एवं ज्ञान की। तो क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? तो ये जो है तीनों में से अगर हम देखें, तो समर्पण और निष्ठा की तो उम्मीद करते ही हैं एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से। उसके अलावा आज्ञा पालन की भाव भी होती है, और तीसरा योग्यता और ज्ञान की, यानी कि वो चाहते हैं, प्रधानाचार्य ये चाहते हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं, वो समर्पण और निष्ठा रखते हों अपने कार्य के प्रति, और आज्ञा पालन भी करते हों, बातों को सुनते हों, और योग्यता और ज्ञान भरपूर उनके अंदर भरा हुआ हो। ये सभी जो है प्रधानाचार्य अध्यापकों से अपेक्षाएं करते हैं दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा क्या करते हैं? तो अब बात आती है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या उम्मीद करते हैं। अब बात आती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं। निष्पक्ष व्यवहार की, बिल्कुल सही है। सहानुभूति एवं प्रेम की, और योग्यता और ज्ञान की। ये इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों पॉइंट सही हैं दोस्तों, क्योंकि निष्पक्ष व्यवहार, अभिभावक चाहते हैं कि अध्यापक हमारे बाल बच्चों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और सहानुभूति और प्रेम के साथ रहें, जिससे हमारा बच्चा लगातार स्कूल में उपस्थित होने के लिए या विद्यालय जाने के लिए कभी भी मोरलाइज ना हो, यानी कि घर ना बैठे। तो ये दो अपेक्षाएं जो है एक अभिभावक अपने बालकों के लिए उन अध्यापकों से आशा करते हैं। योग्यता एवं ज्ञान की बात करें तो दोस्तों एक अध्यापक जब बनता है तो ऑलरेडी योग्य और ज्ञान लेकर ही अध्यापक बनते हैं। तो यहाँ पर इसकी तो अपेक्षा ऑलरेडी कंफर्म पहले से ही होती है, लेकिन ये दो पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, तो दोस्तों अगर किसी गंभीर विषय आपको दे दिया जाए टॉपिक और तो भाषण देने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे। तो दोस्तों अगर भाषण देने की बात की जाती है तो उसके लिए जो है किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो सहर्ष तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो गंभीर विषय है उस पर भाषण देने का जब अवसर मिल रहा हो तो उसमें जो है ज़रूर अपनी ओर से डिबेट यानी कि अपनी बातें वहाँ पर रखनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, आज के जो वैज्ञानिक युग है इसमें छात्रों को अगर हम स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता का ज्ञान देंगे तो क्या होगा दोस्तों? पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आज के युग में जब वैज्ञानिक युग है तो छात्र ज़्यादा विज्ञान की ओर जो है ज़्यादा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर अध्यापकों के द्वारा जो है वहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है आध्यात्मिकता का गुण भी होना ज़रूरी है, जो उसको बहुत प्रकार की जो है अराजक चीज़ों की ओर जाने से रोकता है, तो उसके बिहेव को चेंज करता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी समाज का हो। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे, तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्यालय के कार्यक्रमों की तो सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे सीखने का अवसर मिलता है और उसके अलावा व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास में विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये सारे पॉइंट जो तीन के तीन हैं, एक तो कार्यक्रमों में भाग लेने से सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और तो इससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव होता है छात्र की। ठीक है, तो सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों। किसी विषय वस्तु को छात्रों की सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी भी विषय वस्तु को अगर छात्रों को समझाना है और छात्रों को सिखाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, और सहृदयता। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें 4 के 4 पॉइंट तो सही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कौन-सी है दोस्तों? वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। छात्रों को अगर सरलता से समझाना है तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे द्वारा किसी भी बात को व्यक्त किया जा रहा है, बच्चों के सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, तभी छात्र जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से गेन कर पाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। अगर हम विद्यालय में खेलों के आयोजन की बात करें दोस्तों, वो किस उद्देश्य का होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो मेन है बच्चे के सर्वांगीण
विकास करना, यानी कि जो छात्र पढ़ रहे हैं विद्यालय के अंतर्गत उनको पढ़ाई के साथ साथ खेलों का आयोजन भी उनके सामने होना चाहिए, जिससे बच्चे का कंप्लीट यानी कि सर्वांगीण डेवलपमेंट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो दोस्तों अगर छात्र की दृष्टि से एक छात्र होने के नाते अगर स्कूल के अंतर्गत एक जो है स्टूडेंट यूनिटी अगर एक संगठन बने वहाँ पे, तो वहाँ पे इसके प्रति क्या धारणा है? इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय की में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो यहाँ पर छात्र संघ संगठन का होना ज़रूरी है। इसी के द्वारा ही छात्रों में नेतृत्व की भावना का बढ़ावा मिलता है और छात्र जो है नेतृत्व की भावना सीखते हैं। और यही छात्र बाद में दोस्तों जो है देश के लिए डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि नेता बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं। अब अगर उनके अंदर एक अच्छा जो है नेतृत्व भाव अगर होगा, तो वो बाद में उन पदों पर जाने के बाद जो है देश को अच्छी जगह को ले जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग के इसी प्रकार की लगातार शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और अन्य सिलेबस से संबंधित सभी प्रकार की क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। और लगातार आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।